Hello students, in today's lecture number 1, we shall start our discussion on our chapter number 6, Electromagnetic Induction. This is the lecture 1 of this chapter 6. Dear students, अभी तक हमने चैप्टर 5 तक जो बात की है ये बात कर ली है। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने ये देख लिया कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एम्पियर ने भी इस बात को बोला। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ओरस्टेड एंड एम्पियर दैट इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओरस्टेड और एम्पियर ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, हमने देखा था कि जब ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक ऐसा वायर लिया था, वायर में करंट फ्लो किया, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ करके, और इसके पास में एक कंपास रखा था। उस कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब करंट नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ था तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी निडल। जब करंट साउथ से नॉर्थ था तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन जब हमने नॉर्थ से साउथ किया तो जो डिफ्लेक्शन था मैग्नेटिक निडल में वो ईस्ट की तरफ था। इसका मतलब करंट फ्लो होने से इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस वजह से ये कंपास का निडल जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने पाया, ओरस्टेड ने, कि करंट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, इट मीन्स थ्रू द वायर और कंडक्टर, चार्जेस विल मूव, and because of movement of charges or because of the flow of current, magnetic field is produced around the conductor. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर बाद में माइकल फेराडे जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने जोसेफ हेनरी जो यूएसए के थे उनके साथ मिलकर के सोचा कि जो ओरस्टेड एम्पियर ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो क्या इसका उल्टा यानी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा? यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। ये किसने सोचा? माइकल फेराडे ने जोसेफ हेनरी के साथ मिलकर के, और उन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया। फाइनली माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने ये पाया, एस्टेब्लिश किया कि whenever there is a change in magnetic field, electric current or electric field is induced in a coil. क्या बोला उन्होंने कि that electric current और electric field is induced in a coil, किसी coil में electric current और electric field induce हो जाता है, EMF induce हो जाता है। कब? whenever, जब इट इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। तो मतलब उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी तरीके से चेंज कर दें तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने कहा। तो इस तरीके से जो बात ओरस्टेड और एम्पियर ने कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया और वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वैसे ही इसका उल्टा फिर जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड with respect to time, electric current और EMF और electric field is induced in the coil. ठीक है, तो यही चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम EMF और करंट इंड्यूस कर सकते हैं, और किस डायरेक्शन में वो EMF और करंट इंड्यूस होगा, ये बात भी हम करेंगे। और वो करंट और EMF इंड्यूस करने के लिए किन किन पैरामीटर्स में चेंज की जरूरत होती है, वो भी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। फाइनली हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे, AC जनरेटर की। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो ये नाम है चैप्टर का वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? It is a phenomena actually. It is a phenomena in which electric current or electricity is generated by changing magnetic field.
एक ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या फिर कहो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है किसकी सहायता से, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बदल करके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। ऐसा फिनोमेना क्या कहलाता है, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट में क्या कहेंगे, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शॉर्ट में ईएम कह दिया हमने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमेना इन विच we say that electric current or electric field or electricity is generated by changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को बदल करके इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, जनरेट करना, ये फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शब्द में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग। इंड्यूस होता है यहाँ पर, कौन इंड्यूस हो रहा है, इंडक्ट प्लस आईओएन, इंडक्शन हो रहा है यानी प्रेरित, प्रेरित कहते हैं इंड्यूस को। किसी की वजह से, किसी के कारण की वजह से ये कौन पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक करंट से है, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है। तो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना, इंड्यूस होना, जो किसी की वजह से हो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड। ठीक है, जैसे आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको सीबीएसई एग्जाम में अपीयर होना है, तो सीबीएसई एग्जाम में अपीयर होना है, उस वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें आगे कॉम्पिटिशन्स में बैठना है और अच्छी जॉब्स प्राप्त करनी है और हमें एक अच्छा मनुष्य बनना है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी ना किसी जो भी वर्क हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो जब किसी कॉज की वजह से हम कोई काम करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मोटिवेशन देता है, उसको हम इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन, प्रेरित करता है। तो यहाँ पर कौन किसको प्रेरित कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है। किसको इंड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है कि whenever electromagnetic induction is a phenomena in which electromagnetic induction is a phenomena in which electric current or electricity is induced or generated by changing magnetic field, by changing मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिए यहाँ इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। ऐसा फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए थे माइकल फेराडे ने और जोसेफ हेनरी ने, उनके एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा करेंगे। 3 पार्ट में हम इनके एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा करेंगे। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, कैसे उन्होंने मैग्नेट से करंट इंड्यूस किया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया बेटा, एक कॉइल कॉपर का, और बहुत सारे टर्न्स इस कॉइल में बना दिए, और एक दूसरे से जो टर्न है वो एक दूसरे से टच नहीं करते हैं। और इस कॉइल को, ये एक कॉइल है कॉपर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया गया है। मैंने यहाँ पर तो एक टर्न दिखाया है लेकिन बहुत सारे टर्न हो सकते हैं। और इस कॉइल को उन्होंने जोड़ दिया, माइकल फेराडे ने किससे जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर से, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, कैपिटल जी। ठीक है, ये इसका निडल है, क्लियर, इससे जोड़ दिया, क्लियर, यहाँ तक ठीक है। चलिए, इसके बाद में उन्होंने इसके नेबरहुड में एक बार मैग्नेट लिया, ये एक बार मैग्नेट लिया उन्होंने, ठीक है, ये बार मैग्नेट लिया, और ये मान लेता हूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का। अब आप जानते हैं बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो कैसे होंगी, मैग्नेट के बाहर तो जाती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये क्लोज लूप बनाती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं, ध्यान रखना। लेकिन हम क्लोज लूप उतने बना नहीं सकते, उतने बड़े साइज के क्लोज लूप बना नहीं सकते, इसलिए ऐसा छोड़ा हुआ है। तो देखिए, साउथ से नॉर्थ होती हैं कहाँ पर, अंदर तो साउथ से नॉर्थ होती हैं और बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक कॉइल लिया, ये कॉइल मान लेता हूँ सी है, जिसको क्लोज लूप भी कह सकते हैं, इसको हम क्लोज्ड लूप भी कह सकते हैं, कॉइल को लूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब इस बार मैग्नेट को
जब इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया जाता है, यानी नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को जब कॉइल की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, देखिए डायग्राम में, जब इस बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लाएंगे तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं ये ज्यादा से ज्यादा कॉइल से पास होंगी। जितना नजदीक ये बार मैग्नेट इस कॉइल के जाएगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास होंगी। और किसी पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। इसका मतलब इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें चेंज आएगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस कर देता है, करंट इंड्यूस कर देता है, ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। और वो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या नहीं उसे चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया है। तो यदि इसमें करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और यदि नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल 0 पर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेकर के आए। तो जब कॉइल की तरफ लाएंगे, कॉइल तो एक जगह रखा हुआ है, कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल एक जगह रख दिया हमने, बार मैग्नेट को मूव किया है नॉर्थ पोल को, तो कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और जब लगातार नंबर बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज होगा जब इसको पास में लाएंगे। तो जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इससे फिर जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने ये एस्टेब्लिश किया कि whenever there is a relative motion between coil and bar magnet, the magnetic flux linked with the coil will change, and this change in the magnetic flux linked with the coil will induce EMF or current in the coil। तो इस कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आया बेटा, जो करंट इसमें डेवलप हुआ, वो किसकी वजह से डेवलप हुआ, इस बार मैग्नेट की वजह से डेवलप हुआ। बेसिकली इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में जो है करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना कहेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल को लाए, तो जब पास में लाते हैं बार मैग्नेट को तो देखा कि गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब बार मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तब भी उन्होंने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में लाने के बजाय साउथ पोल को उल्टा करके पास में लाएंगे तब भी देखा कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर। इसको दूर ले जाएंगे तब भी देखा कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब बार मैग्नेट को कॉइल के नजदीक या दूर लाया जाता है तो कॉइल से जुड़ा हुआ जो गैल्वेनोमीटर का निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। और दूसरी बात उन्होंने देखी कि जितना तेजी से आप बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाएंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। जितना तेजी से इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऐसा किसने ऑब्जर्व किया, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी ने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने ये किया कि यहाँ पर तो पहले तो उन्होंने कॉइल को स्टेशनरी किया और बार मैग्नेट को मूव किया। फिर दूसरे केस में क्या किया, उन्होंने बार मैग्नेट को एक जगह रख दिया, फिर कॉइल को बार मैग्नेट के पास में और बार मैग्नेट से दूर मूव किया। एक बार वो कॉइल को बार मैग्नेट के पास ले गए और एक बार कॉइल को बार मैग्नेट से दूर ले गए। तब भी उन्होंने देखा कि कॉइल से जुड़ा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है उसका नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे वो कॉइल को स्टेशनरी रख के बार मैग्नेट का हो रहा है या फिर बार मैग्नेट का स्टेशनरी रख के कॉइल का मोशन हो रहा है, दोनों में से कोई एक मूव करे। ठीक है, और तो उस केस में जो है कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। क्लियर है, जितना तेजी से इस बार मैग्नेट को पास में लाएंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, जितना तेजी से इस बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन इसमें गैल्वेनोमीटर निडल में शो होगा। लेकिन जब पास ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर निडल मान लीजिए इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, मान लीजिए राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब इस बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। यानी मोशन का डायरेक्शन बदलोगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। क्लियर है। और जब आपने बार मैग्नेट को कांस्टेंट रखा, स्टेशनरी रखा सॉरी, और फिर कॉइल को मूव किया, तब भी आपने देखा कॉइल को जितना तेजी से आप बार मैग्नेट की तरफ ले जाओगे या जितना तेजी से कॉइल को बार मैग्नेट से दूर ले जाओगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के निडल शो करता है। और जब आप कॉइल को बार मैग्नेट के नजदीक ले जाते हैं तो मान लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर का निडल राइट में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब कॉइल को बार मैग्नेट से दूर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का निडल लेफ्ट में डिफ्लेक्शन शो करता है।
इससे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब तक बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक इस कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही बार मैग्नेट या कॉइल दोनों को स्टेशनरी रख दिया तो उस केस में फिर इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ तो बार मैग्नेट को आप ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, अब ये कॉइल ऐसे रखी हुई थी, कॉइल जो है ऐसे रखी हुई थी, इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ पर सर्कुलर आप कुछ इमेजिन कर लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, ये डिब्बा एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है बेटा, तो इसको ऐसे ला रहे हो तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। लेकिन यदि आप इसको ऐसे ले जाने के बजाय इस कॉइल को ऐसे ले जा रहे हो ऊपर, सॉरी मैग्नेट को ऐसे ले जा रहे हो, ये पेंसिल मान लीजिए मैग्नेट है, और इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करने के बजाय यदि आप ऐसे वर्टिकल मूव करोगे तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर जो पास हो रही हैं उसमें चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट 1 था जो कि माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इट शोज दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए जिम्मेदार है? फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन द कॉइल। ये सब कुछ मैंने कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने बोला वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी कहानी पॉइंट वाइज मैंने, जैसे नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो टेम्परेरी होता है, ये उस समय तक आता रहता है। गैल्वेनोमीटर तब तक डिफ्लेक्शन शो करता है जब तक बार मैग्नेट मोशन में है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। यदि बार मैग्नेट को और कॉइल को दोनों को एक जगह रख दिया जाए तो वहां पर कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आएगा। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जब कॉइल को दूर ले जाते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन अब जब पास ला रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाता है मोशन की डायरेक्शन बदलने से। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लार्ज होता है कब? व्हेनेवर मैग्नेट इज पोज्ड टूवर्ड्स और पुल्ड अवे, पास लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है फ्रॉम द कॉइल फास्टर। जितना तेजी से आप ले जाओगे बार मैग्नेट या कॉइल को एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जितना तेजी से आप ले जाओगे उतना ही ज्यादा होगा। When south pole of bar magnet is moved towards or away from the coil, the galvanometer deflection are opposite to those observed with north pole. नॉर्थ पोल को ले गए थे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगा, साउथ पोल को पास में ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट शोज दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। यानी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो क्या नाम से मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट के द्वारा करंट का इंड्यूस होना कैसे? जैसे इसमें उन्होंने क्या किया, एक ये कॉइल लिया, ठीक है, बहुत सारे टर्न हो सकते हैं, वही मैंने आपको बताया कि इसको कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया जाता है, और इससे जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ दिया, और एक दूसरा कॉइल लिया, एक दूसरा कॉइल लिया बेटा, ये दूसरा कॉइल है। ठीक है, लेकिन दूसरे कॉइल को हमने क्या किया, दूसरे कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बजाय माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे इसमें इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा, और जब इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा तो इसके आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी। ठीक है, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब जब देखो, पहले हमने बार मैग्नेट लिया था, अब हमने कॉइल लिया है, इसको मान लेता हूं ये कॉइल सी है और ये कॉइल सी डैश है, मान लीजिए। ठीक है, ये कॉइल सी है और ये कॉइल सी डैश है। पहले मैं कॉइल सी को स्टेशनरी मान लेता हूं, सी डैश मान लीजिए मूव कर रहे हैं।
तो वैसे ही रिलेटिव मोशन करना है जैसे बार मैग्नेट का किया। जब कॉइल सी डैश को मूव करते हुए कॉइल सी के नजदीक लाया जाता है तो कॉइल सी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक हो जाएगा कॉइल सी से, ठीक है। सी डैश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सी से लिंक हो जाएगा, यानी सी डैश का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सी से ज्यादा पास होंगी। जितना नजदीक सी डैश सी के आएगा, सी डैश जितना सी के नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होते चले जाएंगी, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। और यदि दूर ले जाओगे सी डैश को सी से तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। दोनों ही केस में ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। जब आप पास ले जा रहे थे कॉइल को तो डिफ्लेक्शन मान लीजिए राइट में है, और जब दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो जाता है, यानी मूवमेंट का डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो यहाँ पर पहले उन्होंने सी को स्टेशनरी किया, सी डैश को मूव किया, फिर उन्होंने सी डैश को एक जगह रख दिया, सी को मूव किया, तब भी उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। जितना तेजी से सी या सी डैश को एक दूसरे की तरफ ले जाओगे, तेजी से ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, तेजी से दूर ले जाओगे तब भी गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसमें दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सिंपली जो पहले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट लिया उसके बजाय उन्होंने करंट कैरिंग कॉइल सी डैश ले लिया, ये चेंज किया था। बाकी ऑब्जर्वेशंस वैसे ही आए जैसे ऑब्जर्वेशंस पहले आ रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट 2 था, ठीक है। तो ये मैंने पूरा इस कहानी को इसमें लिखा हुआ है। 2 लूप हमने कंसीडर किए, कॉइल कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं। सी है एक और दूसरा सी डैश है, ठीक है। सी जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से और सी डैश अनदर कॉइल है जो कि बैटरी से जुड़ी हुई है। इसमें करंट फ्लो होता है सी डैश में और वो करंट सी डैश में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और उसके बाद में क्या होगा, when C dash is moved towards the coil, जब C डैश को C की तरफ मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन करता है, शो करता है, सडन डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल C। इसका मतलब कॉइल C में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया है। जब कॉइल C डैश को दूर ले जाया जाता है कॉइल C से तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पहले के। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल C इज रिवर्स्ड, और मतलब बदल जाता है, चेंज हो जाता है। किसको बदलने से, मोशन का डायरेक्शन बदलने से। अब जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो टेम्परेरी है, ये उस समय तक रहता है जब तक कि कॉइल सी और सी डैश के बीच में रिलेटिव मोशन है। जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद हुई वैसे ही जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर, ज्यादा पाया जाता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब, जब कॉइल्स आर मूव्ड फास्टर, जब कॉइल को फास्ट मूव किया जाता है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, जब एक दूसरे के नजदीक तेजी से लाएंगे या तेजी से दूर ले जाएंगे तो उस केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब हम एक्सपेरिमेंट 3 की बात कर लेते हैं। 3 में उन्होंने करंट इंड्यूस किया, किसकी हेल्प से, चेंजिंग करंट की हेल्प से। अब लेकिन 3 में उन्होंने जो चेंज किया, कॉइल तो उन्होंने 2 ली थी। ये पहली कॉइल, मान लीजिए पहली कॉइल C है और इसको उन्होंने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये कॉइल नंबर C है। दूसरी एक उन्होंने कॉइल ली और उसमें उन्होंने करंट फ्लो किया, ठीक है, करंट फ्लो किया। ये कॉइल C डैश है, मान लीजिए लूप भी कह सकते हैं इसको। इसको इन्होंने जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए। लेकिन एक चेंज कर दिया यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर एक प्रेसिंग की और टैपिंग की लगा दी। टैपिंग की और प्रेसिंग की का मतलब इसको प्रेस करेंगे तो ये टच हो जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और रिलीज करेंगे तो ये दूर हो जाएंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होते ही फिर इसमें करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही टच करेंगे तभी तो होगा। अब देखिए दोनों को उन्होंने स्टेशनरी रखा, दोनों कॉइल्स को उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर स्टेशनरी रखा। दोनों कॉइल्स को स्टेशनरी रख दिया, C और C डैश को, किसी को भी, यानी यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं करवाई। तो उन्होंने देखा कि लेकिन ये दूर दूर नहीं रखी हुई थी, एक दूसरे के पास में थी। ऐसा नहीं था कि बहुत 1 किलोमीटर दूर रखी हुई थी या 1 मीटर दूरी पर रखी हुई थी, पास पास रखी हुई थी, नेबरहुड में थी, एक दूसरे के पड़ोस में थी। तो जब कॉइल C डैश की प्रेसिंग की को, टैपिंग की को प्रेस किया जाता है तो ये टच हो जाएंगे, तो इस कॉइल में क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल C से लिंक हो जाएगा, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी।
तो तुरंत जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये गैल्वेनोमीटर का निडल, ठीक है। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ क्षण के लिए होगा, यानी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, कुछ क्षण के लिए होगा। क्यों? जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो करंट को मैक्सिमम होने में कुछ समय लगेगा, जितने समय करंट इसमें मैक्सिमम होता है उतने समय तक करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब उतने ही समय इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि उतने ही समय जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो सी का मैग्नेटिक फील्ड उतने ही समय चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उतने ही समय चेंज होगा। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही इस गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही करंट मैक्सिमम होता है इसमें गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन के अलावा यदि आप चेंज कर देते हो किसी नेबरहुड कॉइल में, पड़ोस में रखी हुई दूसरी कॉइल में यदि आप करंट चेंज करोगे तो इस कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये ईएमएफ और करंट केवल उसी समय तक होगा जब तक कि करंट चेंज हो रहा है दूसरी कॉइल में, ठीक है। जैसे ही चेंज इन करंट 0 हुआ वैसे ही दूसरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा और उस केस में गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था और ये मैंने सारी कहानी यहाँ पर लिख दी है। अबव फिगर शोज 2 कॉइल्स सी एंड सी डैश हेल्ड स्टेशनरी, दोनों को स्टेशनरी रखा गया। कॉइल सी इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कैपिटल G, एंड कॉइल सी डैश इज कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू ए टैपिंग की और प्रेसिंग की। और तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया फिर, व्हेन की इज प्रेस्ड, जब की को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल सी शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। कैसा? कुछ क्षण के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, इंडिकेटिंग दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर, यानी पॉइंटर मतलब निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हाउएवर रिटर्न्स टू 0 इमीडिएटली, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो जीरो पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जितने समय करंट मैक्सिमम होने में लेता है उतने ही समय डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट मैक्सिमम होते ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। जैसे ही की को रिलीज किया जाता है, पहले प्रेस कर दिया, अब की को रिलीज किया, जब की को यदि की को पहले प्रेस किया, काफी लंबे समय तक आपने दबा के रखा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ सेकंड्स के लिए डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ उसके बाद में तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप प्रेसिंग की को कितना ही दबा के रखो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। लेकिन फिर जब आप प्रेसिंग की को रिलीज करोगे ना, टैपिंग की को रिलीज करोगे, तो अगेन करंट डिक्रीज होने लगेगा। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फिर डिक्रीज होने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ और करंट फिर इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्योंकि पहले फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है मैंने अगले पॉइंट में, व्हेन द की के इज रिलीज्ड द गैल्वेनोमीटर शोज अगेन ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू 0 ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कुछ ही समय के बाद तुरंत वो 0 पर भी आ जाता है, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, अचानक बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। कब? जब एक आयरन रॉड को, व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल, जब आयरन रॉड को कॉइल के अंदर रखते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाता है जब आप की को प्रेस करके रख रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। यानी मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यदि आयरन रॉड रख करके इसके अंदर आयरन रॉड रख दो सी डैश के अंदर और फिर इस की को प्रेस करो या रिलीज करो, तो उस केस में आयरन रॉड रखने से क्या होगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। जैसे सोलेनोइड में आप आयरन रॉड रख दो तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तो वैसे ही इसमें जब आयरन रॉड रख दोगे, इंसर्ट कर दोगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। चलिए अब इसने ये जो 3 एक्सपेरिमेंट जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने किए, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि क्या कारण है, क्या वजह है इंड्यूस्ड करंट की और ईएमएफ की, तो वो मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, यानी ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए, करंट के इंड्यूस होने के लिए, करंट और ईएमएफ, ठीक है। एन ईएमएफ और करंट यहाँ लिख सकते हो आप, और करंट, ठीक है। एन ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है
तो ही कॉइल में या तो उसी कॉइल में या दूसरी कॉइल में, पड़ोस में रखी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें चेंज आना चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल। जब रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ की वजह क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह कौन है? रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट थे जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे के। अब फेराडे ने इतनी स्टडी करने के बाद अपना लॉ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जैसे कहा जाता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या लॉ था वो समझ लेते हैं जल्दी से। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, कॉइल या लूप कह दो आप, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है, किसमें? कॉइल और लूप में। एंड फाइनली करंट इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। भाई अभी हमने यही तो बात की थी कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। तो यही फेराडे ने बोला अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ है, संबद्ध। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल or loop, an EMF is induced in the coil or loop, and finally an electric current is induced in the loop or coil. This EMF or current is induced in the loop is directly proportional to, क्या बोला उन्होंने? जो EMF और करंट इंड्यूस होता है लूप के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। जैसे EMF तो आप सब जानते ही हो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फेराडे ने कहा कि दिस ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। 5e से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5e क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, और इसमें d/dt कर दिया, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा है d/dt। ठीक है, d/dt किसको बता रहा है? रेट को बता रहा है। किसमें चेंज की रेट को? फ्लक्स में चेंज की रेट को। कौन से फ्लक्स में? मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल एक कांस्टेंट आ जाता है, और इसे यूं भी लिख देते हैं d/5e/dt, और यहाँ एक नेगेटिव साइन और आता है। ठीक है, इफ कांस्टेंट को यदि आप 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -d/5v/dt ये आ जाएगा। यानी जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। यह नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? हियर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? मैंने आगे लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, ये आगे लिख रखी है मैंने। तो देखिए, फेराडे कई बुक्स कहती हैं, गाइड्स कहती हैं कि 2 लॉ दिए थे। ऐसा कुछ नहीं दिया था, 2 लॉ कुछ नहीं थे, इसी को लोगों ने 2 लॉज में बांट दिया। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसमें कोई फर्स्ट एंड सेकंड लॉ नहीं होता। तो फेराडे ने क्या कहा था? एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और लूप, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और लूप, and finally electric current is induced in the loop. This EMF or current induced in the loop is directly proportional to rate of change in मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल एक कांस्टेंट आ गया और नेगेटिव साइन आया, तो इसको क्या लिख दिया? E इज इक्वल टू -d/5v/dt। इसका मतलब फेराडे के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। किसके नेगेटिव रेट ऑफ चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स में नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? देखिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, लिखा है मैंने आगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और करंट, किसको बताता है ये नेगेटिव साइन? डायरेक्शन को बताता है।
नेगेटिव साइन किसको बताता है? डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो कैसे बताता है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट, इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि ये किसका अपोज करेगा, विरोध करेगा? द मोशन ऑफ ए बार मैग्नेट और कॉइल, यानी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा ये। इस तरीके से नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। नेगेटिव साइन कई बार पूछता है एग्जाम में, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? ठीक है, तो नेगेटिव साइन हमें बताता है कि हाउ एंड इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल टू इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन ए कॉइल। तो यानी किसी कॉइल में, किसी लूप में ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोज। किसको इंडिकेट करता है? अपोज को इंडिकेट करता है। किस मोशन ऑफ बार मैग्नेट और ए कॉइल, यानी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी ईएमएफ हमेशा उस तरफ इंड्यूस होगा, इस तरीके से इंड्यूस होगा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट, इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो, इट अपोजेज द मोशन ऑफ बार मैग्नेट और कॉइल, दैट इज इट अपोजेज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बोला अभी कि जो ईएमएफ है वो इस तरीके से इंड्यूस होगा, जैसे यदि किसी स्ट्रक्चर या कॉइल या लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ और करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल डिक्रीज हो रहा है तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहेगा जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्शंस की बात करेंगे। चलिए स्पेशल केस लेते हैं। इफ कॉइल हैज कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल हमने बनाई है, ठीक है, जो कॉइल जिससे हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, इस गैल्वेनोमीटर से जो जोड़ा हुआ कॉइल है, इस कॉइल में यदि एक नंबर ऑफ टर्न्स की जगह कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और फिर इस बार मैग्नेट को मूव किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा? नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वुड बी इक्वल टू n इंटू 5v। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, ध्यान रखिएगा। 5v, यदि इसमें कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इतना होगा। तो जो टोटल ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी, और 5v की जगह क्या आ जाएगा? n 5v। तो n का तो n में तो कोई चेंज होगा नहीं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, n से मल्टीप्लाई करना होता है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके आपको टोटल ईएमएफ और करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हुई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है भाई, चलिए अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लेंज लॉ की। लेंज लॉ अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, लेंज लॉ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेंज लॉ जर्मन फिजिसिस्ट हैं बेटा, जर्मन फिजिसिस्ट है हेनरिच लेंज। क्या नाम था? हेनरिच लेंज। 1883 में उन्होंने एक लॉ दिया कि जो हम बात कर रहे हैं, फेराडे ने जो बात की थी ना कि ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। तो लेंज लॉ ने ये आइडिया दिया था। लेंज लॉ गेव एन आइडिया टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। किसी कॉइल में इंड्यूस होने वाले करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन पता करने के लिए लेंज लॉ ने एक आइडिया दिया। क्या कहता है लेंज लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट
in a coil is such that it opposes the cause or the change which produces it। यानी इस तरीके से ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है कि ये उस कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। और ईएमएफ और करंट किसके कारण इंड्यूस हुआ है? फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स के चेंज में को अपोज करेगा ये, यही तो मतलब हुआ। According to Lenz law, the direction of induced EMF or current in a coil is such that it opposes the cause or change which produces it। ये उस cause को और change को अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिखी है यहाँ पर। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे डायरेक्शन पता करें? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इंक्रीजेज, यदि किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन सच ए वे दैट, किस तरीके से? देखिए जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो उस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू क्रिएट ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स। इस तरीके से ईएमएफ करंट इंड्यूस होगा कि वो करंट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है, सॉरी, जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाए, इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, यदि किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से फ्लो होगा, उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड करंट उस डायरेक्शन में डेवलप होगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो अपोजिट हो किसके? ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स के। जब इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स तो अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है किसी कॉइल से लिंक, तो उस केस में इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिससे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस तरीके से इंड्यूस हो, मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में? ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में इंड्यूस हो। अपोजिट नहीं होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाए जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल्स लेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो लेंज ने बेसिकली क्या दिया? लेंज लॉ ने हमें दिया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन ए कॉइल इन सच दैट, क्या बताया? डायरेक्शन और ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन के बारे में बताया था। और उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है कॉइल में वो इस तरीके से होगी कि इट अपोजेस द कॉज और चेंज विच प्रोड्यूसेज इट। ठीक है, तो ये लेंज लॉ था। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? जैसे ये कॉइल है बेटा, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है मान लीजिए, और ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, और बार मैग्नेट को आप कॉइल की तरफ ले जा रहे हो। जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाओगे तो कॉइल का वो फेस जो बार मैग्नेट की तरफ है उस पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। कौन सा पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी। जब बार मैग्नेट को आप कॉइल के नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक ले जाओगे तो क्या होगा? कॉइल के उस फेस पर जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ है उस फेस पर आपको नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप मिलेगी, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। यानी जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ही तो घूमेगा ये एन ऐसे ही तो घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ गए? जब नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक ले जाते हैं तो कॉइल का वह फेस, ये तो देखिए 2D में है, यदि आप इसको 3D में सोचें तो कॉइल का एक फेस इधर होगा, एक फेस इधर होगा। ठीक है, तो कॉइल का वह फेस जो नॉर्थ पोल की तरफ है उस पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब उस फेस में जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। यदि नॉर्थ पोल को पास लाने के बजाय दूर ले जाते हो तो यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। यदि आप नॉर्थ पोल के बजाय साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट को इसके पास लाते हो
तो यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी, साउथ पोल को दूर ले जाओगे तो यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी। तो देखिए अभी हम नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी और ये भी नॉर्थ पोल, तो सेम पोल हो गए, सेम पोलैरिटी हो गई, सेम पोलैरिटी हो गई तो इसमें रिपल्सन होगा। लेकिन आप उस रिपल्सन के अगेंस्ट इसको इधर ले जाना चाहते हो, रिपल्सिव फोर्स जो यहाँ लगेगा नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच, वो इस बार मैग्नेट को इसके पास ले जाने से रोकेगा। लेकिन फिर भी आप ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्पेंड होगा, एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। और वो एनर्जी कैसे होगी, इसमें हीट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, ये कॉइल गर्म हो जाएगी, जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये कॉइल गर्म हो जाएगी। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। समझ गए बात को, ये एक बात हुई। यदि हम क्या करें, यदि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को दूर ले जाएं, ये मान लीजिए कॉइल है, ये मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, और ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आप जानते हो, ठीक है। अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। अब जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, साउथ। तो वो फेस कॉइल का जो नॉर्थ पोल की तरफ है उस फेस पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो जाएगा। पहले कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज था, अभी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो साउथ पोलैरिटी, और जब नॉर्थ पोल को पास लाए थे तो नॉर्थ पोलैरिटी यानी काउंटर क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कहो या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पर क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन देखो जैसे वहां नॉर्थ नॉर्थ पोलैरिटी हो रही थी, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल को आप दूर ले जा रहे हो और यहाँ साउथ डेवलप हो गया, तो नॉर्थ और साउथ के बीच तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप ले जा रहे हो ना, अट्रैक्शन तो इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाएगा, लेकिन आप इस बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स आपको ले जाने से रोकेगा। लेकिन फिर भी आप बार मैग्नेट को दूर ले जाना चाहते हो तो आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्पेंड होगा, और उस वजह से ये जो कॉइल है ये गर्म हो जाएगी जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये गर्म हो जाएगी, मतलब अगेन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। यानी गर्म जो हो रही है यहाँ पर कौन, कॉइल, वो उसका वजह क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये साउथ पोल, देखिए ये पूरी कहानी जो मैंने बोली एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ की, नॉर्थ पोल को जब आप पास लेकर के आए तो ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप नोट कर लेना। According to above figure, if north pole of a bar magnet moves towards a coil, magnetic flux linked with the coil will increase. जब नॉर्थ पोल को पास ले जाओगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द coil will increase and the phase towards north pole of the magnet of the coil has north polarity. Thus it is clear that EMF or current is induced in anti-clockwise direction. In this case, repulsion between bar magnet and coil will act. So to move north pole of the bar magnet towards the coil, some work is to be done against repulsive force. It means some energy is spent. This form of mechanical energy will be converted into heat as per Joule's heating effect. ठीक है, वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अबव फिगर, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को जब हम मूव अवे करते हैं, कॉइल से दूर ले जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीज हो जाएगा। जब इस बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को आप दूर ले जा रहे हो कॉइल से, तो इसमें कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। जब कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होता चला जाएगा तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो वही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल डिक्रीज एंड द फेज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट ऑफ द कॉइल हैज साउथ पोलैरिटी। ये मैंने आपको बता दिया। Thus it is clear that EMF or current is induced in clockwise direction. अब induce होगा, in this case attraction between bar magnet and coil will act. So to move north pole of the bar magnet away from coil against the attractive force, some work is to be done.
it means some energy is spent. This form of mechanical energy will be converted into heat as per Joule's heating effect. Thus, अब conclusion देखिए, Lenz law is valid and is a consequence of the law of conservation of energy. तो कई बार एग्जाम में आ जाता है प्रूव दैट द लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसके ऊपर, लेंज लॉ के ऊपर बात हो गई, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ तक का वीडियो आप दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, बार बार देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।